अब मन्नू तुम चक्रव्यूह में घुस गए हो, निकलोगी कैसे? बिकॉज मेरी स्कूलिंग एनएसडी की नहीं है, एफटीआईए की नहीं है। जैसे मुक्काबाज जब लिखी थी, बॉक्सिंग तो मैंने कभी की नहीं थी, पैर ही नहीं चलते थे मुक्के के साथ। आप जाट में हैं, आप सनी देओल के साथ? उनकी तो फिल्में सनी देओल सर की मैंने ब्लैक में टिकट खरीद के देखी, तो मतलब मैं उनके साथ आंख बंद करके एक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि बहुतों के साथ ऐसा होता है आंखें खुली होती फिर भी चिपका देते हैं वो। हमारे साथ हैं अनुज, अनुजा, केदार और क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। साथ में बैठे हम बात करेंगे मैच फिक्सिंग पे। हालांकि ये क्रिकेट वाली मैच फिक्सिंग नहीं है, इसके नाम के पीछे भी संभवतः कुछ कहानी होगी। फिल्म थोड़ा अलग है। यदि आपने ट्रेलर नहीं देखा तो देख लीजिए, 10 जनवरी को आ रही है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले पूछेंगे क्रिकेट के फैन से कि ये मैच फिक्सिंग क्या है, धोनी के फैन से मैच फिक्सिंग क्या है। कैसे नहीं जी? बहुत बढ़िया। क्या है मैच फिक्सिंग? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ट्रैक्स हैं। मैं जो मेरा किरदार है वो इज़ आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर, और फील्ड में अंडर कवर वो काम करते हैं। तो एक ही किरदार के अंदर मुझे कई सारे कैरेक्टर्स जीने का मौका मिला, तो और बहुत सारे शेड्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड कैरेक्टर है। एंड कैसे फिल्म में आपको ये दिखेगा कि जो दूसरे ऐसे किरदार हैं, कभी मेरे किरदार का उनसे आमना सामना नहीं होता, लेकिन वहाँ की गई बातचीत का असर इस किरदार की ज़िंदगी पे पड़ता है। तो मुझे लगता है इसके बारे में डिटेल एक बार फिल्म रिलीज़ हो जाए तब बात की जाए। अच्छा केदार, क्या ये मतलब आपसे सवाल है और अनुज आप दोनों से सवाल है, क्या ये सही वक्त था ये फिल्म बनाने का? ऐसा कई लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे और इसलिए शायद फिल्म पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुई। तो आपको क्या लगता है कि ये सही वक्त है जैसा फिल्म का सब्जेक्ट है उस लिहाज से? और अच्छी फिल्म बनाने के लिए कोई सही या गलत टाइम नहीं होना चाहिए। अच्छी कहानी अगर आपको लगे तो तुरंत उसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। And according to me, I like the story. Book also, I like the book, and what Anuj wrote was also, which is also brilliant. So, अच्छी फिल्म बनाने के लिए तो सही गलत। अनुज, आप जब बुक से आप जब मैंने बुक पढ़ी, हाँ। आई रियली लाइक्ड इट, मुझे बहुत पसंद आई और मुझे दिखा कि इसमें स्कोप है। उसके बाद उन्होंने चेक ला के हाथ में रख दिया तो मैंने फिल्म लिख दी। ज़्यादा स्कोप है। हाँ, ज़्यादा स्कोप हो गया। तो फिल्म जब बन रही थी उस समय कई सारे मतलब चूंकि जैसी फिल्म है जैसा सब्जेक्ट है, बार बार इस पे जैसा सब्जेक्ट है, चूंकि पॉलिटिकल सब्जेक्ट है और इस पे कई सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं सारे, आपने कुछ पर आप जब ट्रेलर देखते हैं, फिल्म भी आएगी तो देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसा दिखते हैं कि हाँ यार ये तो ये व्यक्ति होगा, ये ऐसा होगा रियल लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा आपने ये एक जिम्मेदारी का काम था इस फिल्म को बनाना। तो क्या आपने इसमें जब फिल्म बना रहे थे या लिख रहे थे या फिर जब एक्टर्स उसमें एक्टिंग कर रहे थे तो उस समय क्या सावधानियां बरतनी पड़ी फिल्म को लेकर? सावधानता से ज़्यादा मैं कहूँगा कि आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी कैरेक्टर लुक लाइक अ कैरिकेचरिश। किसी की मिमिक्री नहीं करनी है, किसी को सही या गलत नहीं साबित करना है। जो घटनाएं घटी है उसका जैसे बुक में वर्णन किया गया है, फिक्शनल वे से जैसे एडप्ट किया गया है, उस तरह से हमको एक ओरिजिनलिटी के साथ दिखाना था, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव डन इन द फिल्म। अच्छा अनुज? एक्चुअली केदार का ब्रीफ बहुत क्लियर था कि फिल्म के हर कैरेक्टर को जस्टिफाई करना है, चाहे वो ये पार्टी से हो, वो पार्टी से हो, आर्मी से हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कोई पुलिस डिपार्टमेंट से हो या पाकिस्तान से हो। सो दैट वाज द ब्रीफ। सेंसिटिव तरीके से लिखी गई है ताकि किसी को चोट ना पहुंचे, बट इट्स अ कंपेलिंग स्टोरी। स्टोरी ऐसी है कि जो आपको एंगेज रखेगी और आपको फॉलो करनी है कि ये क्यों ऐसे हुआ। अच्छा, ये ट्रेलर देख के कई लोग मतलब जिनको मैंने दिखाया, ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं था, जिन्होंने देखा है जिन्होंने दिखाया उनका ये कहना था कि एक पार्टी को थोड़ा डाउन करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ है या ऐसा? नॉट एट ऑल, क्योंकि देखिए आप जैसे मैंने बोला कि सिनेमा एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। जो घटनाएं हमारे आसपास घटती है उनको हम
दिखाने की कोशिश करते हैं, बट ऑब्वियसली फिक्शनल वे से। तो अगर मालेगांव ब्लास्ट हुआ है तो वो हुआ है, अगर समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हुआ है तो वो हुआ है, अगर 26/11 का मुंबई का अटैक हुआ है तो वो हुआ है। तो उस दरमियान अनफॉर्चुनेटली कोई पार्टी थी तो वो किसी को नीचा दिखाने की तो कोशिश हम कर ही नहीं सकते। हम जो फैक्ट्स जो घटे हैं, जो घटनाएं घटी है, उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी तरह से मोल्ड करके। अच्छा, अनुजा आपका क्या कैरेक्टर है इसमें और क्यों फिल्म आपने ये चुनी? एक तो सबसे पहले मुझे इस जॉनरा की फिल्में बहुत पसंद है। ये कंटेंट पॉलिटिकल थ्रिलर जिसमें आर्म्ड फोर्सेस अच्छा। की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब स्टोरी को अगर आप देखेंगे तो मुझे इस तरह का ये जॉनरा बहुत पसंद है। तो सेकेंडली केदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। केदार को मैं 13 साल से जानती हूँ। मैंने मेरी पहली फिल्म केदार के साथ की है। तो जब केदार ने मुझे कॉल किया इस फिल्म के लिए तो मुझे अच्छा लगा कि आफ्टर 13 years वी हैड अ चांस टू वर्क विथ ईच अदर अगेन। और मैं भी एक पेट्रियट हूँ। मुझे अच्छा लगता है व्हेन आई एम अ पार्ट ऑफ सच स्टोरीज। जैसे परमाणु भी जब हुई मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट मतलब कंटेंट, यू नो। तो आई रियली लाइक दिस जॉनरा ए। और दूसरी बात ये है कि आई एम प्लेइंग एन आर्मी वाइफ जिनकी एक अपनी खुद की एक स्ट्रेंथ होती है और मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स पर्सनली बहुत कनेक्ट करते हैं। अच्छा ना, मैं इससे पहले अभी जब इंटरव्यूज हो रहे थे मैं बैठा था तो आप बात कर रही थी तो आपको ब्रीफ था कि रोना नहीं है, आंसू नहीं आने चाहिए जी। तो ऐसे ना मैं एक आशुतोष नाना बोलते हैं कि जब आप रो देते हैं और तो सामने वाला नहीं रोता है ना। आपके अंदर जब आपके अंदर वो भाव साकार होता है तो सामने वाले के अंदर, जब वो निराकार भाव आपके अंदर होता है तो सामने वाले के अंदर साकार होता है। सामने वाला रोता है, आप नहीं रोते हैं। तो ऐसा भी कुछ ब्रीफ था कि रोना, आपको इमोशनल होना है लेकिन रोना नहीं, या फिर स्ट्रांग दिखने के लिए नहीं रोना? नहीं, सो बेसिकली देयर आर वेज ऑफ शोइंग स्ट्रेंथ, राइट। हम जब अपने से क्लोज किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, यूजुअली मेरा ऐसा होता है कि अगर मेरे सामने किसी ने रो दिया तो मुझे भी रोना आता है। दैट इज मी, ओके। बट सो ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि जो आदमी, जो मेरा पति है, वो ही इज गोइंग थ्रू सो मच ऑलरेडी। तो अगर उसको ये भी पता चलेगा कि मेरे अगेंस्ट जो भी हो रहा है वो तो हो ही रहा है लेकिन मेरी फैमिली भी टूट रही है, तो उसको कितना बुरा लगेगा। दैट वाज, एंड हाउ विल ही टेक इट। तो फॉर हिज वेलबींग तो मतलब इमोशनल वेलबींग, आई एम सेइंग ओनली फ्रॉम द फैमिलीज पर्सपेक्टिव, मुझे केदार ने ये ब्रीफ दिया था कि एक तो शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी और अपने पति के सामने वो नहीं रोएगी। हम लोग उसे दिखाना नहीं, उससे नहीं दिखाना कि भाई कमजोर है। मैं घबराई हुई हूँ बट स्टिल आई एम स्टैंडिंग बाय यू वाज द ब्रीफ। आपको क्या ब्रीफ था विनीत? मैं तो मतलब सरेंडर करके काम करता हूँ डायरेक्टर को। हाँ, पर कुछ तो मुझे जो बताया जाता है वैसी तैयारी तो करनी पड़ती है। हाँ, तो आपने क्या ना, बिरयानी बनानी है तो मतलब आपको अपने इंग्रेडिएंट्स तो डालने पड़ेंगे। हाँ, तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपने डाले अपने, और इनके कौन से आपने उधार लिए? उधार तो मतलब पूरा किरदार ही वो आप ही लोगों की तरफ से आया है। अनुज ने लिखा है और केदार ने डायरेक्ट किया है, तो वो पूरी तरीके से वो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव स्पेस, द ट्रैक तो इन्होंने बिछाया है, उस पर मुझे रेलगाड़ी के जैसे दौड़ना है। तो विद इन द लिमिट जो इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है वो करता हूँ। बाकी एज एन एक्टर काम करते समय बहुत सारी चीज़ें आप तैयार करते हो और बहुत तैयारी करने के बाद छोड़ देना चाहिए। ये मेरा तरीका है। कैसे तैयारी करते हैं आप? किसी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। अभी जैसे आप देखिए, अगर कोई भी डायलॉग है, कोई भी सीन है, तो वो सीन के पीछे कुछ पर्पस है। तो उसमें जो किरदार हैं और सीन क्यों है कहानी में, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में तो आनी ज़रूरी है। बिकॉज अब सपोज़ यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, ओके, एंड ऑल ऑफ सडन कि 4 लोग यहाँ पार्टी शुरू कर दें, म्यूज़िक बजा दें,
तो उनकी समझ इस पूरे माहौल से बिल्कुल अलग है ना। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ अपना ही राग न शुरू कर दें। किरदार की कितनी क्या डिमांड है इस सीन में, क्यों ये सीन है, आप इस सीन में क्यों हैं। अब ये बेसिक्स है। इसके साथ एज एन एक्टर अब मैं ये मानता हूँ कि एक्टर अपनी तैयारियाँ करता है कि मैं क्या करूँ इस सीन में, कितना करूँ, डायरेक्टर को कितना चाहिए। तो जितने नमक की ज़रूरत होती है उतना डालने की कोशिश रहती है, और उसके साथ साथ कुछ और कई बार मसाले में पड़ जाता है। अच्छा, ये होता ना जब आप किरदार को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और कहानी को, तभी शायद इम्प्रोवाइज भी कर पाएंगे उस कैरेक्टर के अनुसार, तब भी बोल पाएंगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने। जब आप किरदार को समझते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा था और आपने अचानक बीच में बोला, तो आप खुद के किरदार को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए आप आसानी से बोल पाते हैं बिना सोचे, क्योंकि वो भाव आपके अंदर है। भाव खुद ही शब्दों को चुन लेते हैं, सेंटेंस बन जाता है। हम ये नहीं बैठ के सोचते हैं कि अच्छा ये सेंटेंस है अब बोलूं, यही कठिन हो जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए हिंदी स्पीकिंग बंदे को इंग्लिश ना आती हो तो पहले ट्रांसलेट करो, फिर इंग्लिश नहीं, हिंदी स्पीकिंग बंदे को भी, वो भी बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं जो उसी में फंसे रहते हैं। ऐसा लगता है सारी कुश्ती आज ही लड़ेंगे। अच्छा। शब्दों से उनकी लड़ाई चल रही होती, सेंटेंसेस से उनकी लड़ाई चल रही होती। इसलिए एक्टर्स को कहा जाता है कि सुनिए। जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर से वो जवाब आता है, क्योंकि वो लिखी गई हैं चीज़ें वैसे कि सामने से जो चीज़ कही जा रही है आप उसे सुनते हैं तो अपने आप रिस्पॉन्ड करना नहीं होता है। तो वो होना जो है वो सहज होता है। अब तक इतनी फिल्में की हैं आपने, मतलब वासेपुर से लेके अलग अलग, रंगबाज किया आपने, मुक्केबाज, या फिर आधार आपकी एक फिल्म है, मैं देखना चाहूँगा उसको, वो कब आएगी वो खैर बाद में बात करेंगे। तो सबसे टफ कौन सी रही आपके लिए अभी तक तैयारी करना, तैयारी के प्रोसेस में? डिपेंड करता है। देखिए, हर किरदार कुछ ना कुछ डिमांड करता है, और मैं एज एन एक्टर कोशिश ये करता हूँ कि कुछ नया करूँ, कोई ऐसा किरदार करूँ जो पहले नहीं किया है। और इस प्रयास में कुछ ऐसी चीज़ें आप चुनते हो जिसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। अब जैसे मुक्काबाज जब लिखी थी तो बॉक्सिंग तो मैंने कभी की नहीं थी। अब उसमें ये होता था कि पैर ही नहीं चलते थे मुक्के के साथ, क्योंकि हम चलते हैं तो बायां पैर आगे जाता है, दायां हाथ आगे जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन माइंड के साथ बॉडी का है। कोई भी वॉक करता है तो अपोजिट हैंड और लेग्स आगे बढ़ते हैं ना। लेकिन बॉक्सिंग में बहुत सारे मूव्स ऐसे हैं, सेम लेग एंड सेम हैंड। हाँ, तो पहले तो इसी लेवल पे सर्कस चल रही होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी। मुक्काबाज एक लंबा वक्त गया, लेकिन उसका फ़ायदा भी होता है कि बिकॉज ऑफ दैट एक्शन अब बहुत सहज तरीके से हो जाता है फिल्मों में। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब जैसे ये फिल्म है तो इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं, बिकॉज आर्मी ऑफिसर का किरदार है, तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी हैं। तो थैंकफुली जो प्रोड्यूसर की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से जो चीज़ें जिस तरीके से डिज़ाइन थी, सेट पे कर्नल आलू वाले असर थे, तो वो मेरे लिए वो थे स्कैनर। तो जब भी मैं शॉट के लिए जाता था तो पहले उनके पास जाके खड़ा होता था कि एवरीथिंग इज़ फाइन, बैचेस सही जगह पे हैं, कैप सही है। तो कुछ भी इधर उधर हुआ है तो उन्होंने अपने हाथ से चीज़ें करेक्ट की हैं। रूम के अंदर अगर जा रहे हैं तो मैं कितनी डिस्टेंस पे नॉर्मली हम सल्यूट करते हैं, मतलब वो ऐसी डिटेल्स भी उन्होंने हमें बताई, समझाई। पहले कौन बैठेगा, ऑफ़र करने पे आप क्या मना नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ध्यान रखी, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फिल्म में दिखेंगी। अच्छा, तो इस फिल्म को क्या ऐसा करने की, चूँकि हमने इससे पहले जैसा ये सब्जेक्ट है, ऐसी फिल्में देखी हैं जिनको या तो जानबूझ के बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, या फिर एक तरफ पलड़ा झुक जाता है एक तरफ, या फिर थोड़ा सा अजीब तरह की फिल्में बन जाती हैं। इस फिल्म को बनाते समय क्या कुछ जानबूझ के बैलेंस करने की कोशिश की गई, या फिर बुक ही ऐसी थी और उसको आप लोगों ने ऐसे लिखा उसके अनुसार जो इंसिडेंट्स थे,
या फिर कुछ कुछ जैसे क्या होता है कि बुक में कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, जब आप उसे फिल्म में अडाप्ट करते हैं तो आपकी अपनी कुछ विचारधारा उसमें आप डालते हैं, कुछ आपके बैगेजेस होते हैं, ताकि आपको जो आप दिखाना चाहते हैं या जो प्रोपेगेट करना चाहते हैं या जैसे भी उसे जो भी आप शब्द दें वो आप उस स्क्रीन प्ले में ऐड करते हैं, उस फिल्म में ऐड करते हैं। इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो बुक में नहीं था आपने इधर ऐड किया? आप जो बात कर रहे हो बैलेंस करने की, अगर आप दो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर फिल्म बना रहे हो तो बैलेंस करने की बात आएगी। यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया की नहीं है, एक इंडियन पार्टी है, मतलब एक इंडिया एज अ नेशन है और एक पाकिस्तान एज अ नेशन है। तो वहाँ पे यहाँ पे बैलेंस की बात ही नहीं है, या कुछ हम मैन्युफैक्चर करें इस तरह की फिल्म में, ये हो नहीं सकता, क्योंकि दैट इज़ नॉट, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि डायरेक्टर को लग रहा है या राइटर को लग रहा है तो हमने कुछ मसाला ऐड किया, तो ऐसा हो नहीं सकता। इस तरह की फिल्म में आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात रखनी होती है। और जिस तरह से बुक लिखी है कंवर खटाना साहब ने, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को सामने रखते हुए एक फिक्शनलाइज किए बुक। तो रिसर्च जॉब जिसको कहते हैं इस तरह की फिल्म का, तो हमें बना बनाया मिला था, बट ऑल क्रेडिट गोज टू अनुज व्हेन इट केम टू राइटिंग अ फिल्म। क्योंकि बुक में ऐसा होता है कि आप लीनियर स्टोरी लिखते हो स्टार्ट टू एंड। सिनेमा में अगर आप लीनियर करने जाते हो तो कई बार, ऐसा मैं रूल नहीं बोल रहा हूँ, बट कई बार फिल्म बोर लगती है या आपके साथ एक प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है। तो अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले लिखने के लिए आई विल गिव क्रेडिट टू अनुज। सो ही हैज़ रिटन अ नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले। आप देखोगे फिल्म, आपको मजा आएगा। अनुज, आपने जब लिखते समय कुछ ऐसे था दिमाग में? नहीं, जो बुक थी वो बाइबल थी। द कंसंट्रेशन हमारा जो था स्क्रीन प्ले पे था कि और कैरेक्टर्स को कैसे, आप जैसे बोल रहे हो पाकिस्तान का अगर वो आर्मी ऑफिसर है तो उनके लिए वो हीरो है और वो करेक्ट काम कर रहा है। हमने वो भी जस्टिफाई किया है कि वो क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खाली ऐसे ही विलन दिखाना है, सर को हीरो बनाना है, तो ऐसे नहीं। सर जो कर रहे हैं वो उसका एक पर्पस है, वो लोग जो कर रहे हैं उनका एक पर्पस है, अनुजा जो कर रही है उसका एक पर्पस है। और जितना रियलिस्टिक, बुक में एक फ्लोर प्लान था, अब बिल्डिंग बांधनी थी, तो हमने अपने हिसाब से बैलेंस वो अपने आप हो गई, क्योंकि हमने उसको ऐसे ही डील किया कि इस सिचुएशन में ये कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा। तो दैट वाज द होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड राइटिंग द फिल्म। अनुजा, जैसे जब आप कोई फिल्म करती हैं या कोई भी किरदार करते हैं तो कुछ आपके अंदर कुछ बदलता है। इस फिल्म के बाद कुछ बदला या कुछ जुड़ा या कुछ घटा? नहीं, नॉट रियली। मैं जब उस प्रोसेस में होती हूँ तो मैं पूरी तरह से उसके साथ जुड़ी हुई रहती हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे, आई हैव नेवर हैड दिस ट्रेनिंग, बट ये स्विच ऑन स्विच ऑफ मेरे अंदर आसानी से हो जाता है। तो मैं जो कैरेक्टर पोर्ट्रे करती हूँ वो मुझे अफेक्ट नहीं करता मेंटली। अच्छा। वो आई डोंट नो, इट कम्स नेचुरली टू मी। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस कैरेक्टर, या ऑफ कोर्स आई कुड फील दैट कनेक्ट, जो पॉसिबली हमारे देश में हर आर्मी वाइफ जिस सर्कमस्टांसेस से गुजरती है, आई कुड कनेक्ट, आई कुड सी। विनीत, आप जब कोई किरदार करते हैं तो उससे जुड़ जाता है आदमी, चूँकि आपका ये थोड़ा इंटेंस कैरेक्टर भी है, या जितने भी आपने किए इससे पीछे, या मुक्काबाज था या जो भी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जुड़ जाता है। तो आपके अंदर कुछ ऐसा कुछ जुड़ा या कुछ बदलाव हुआ इस फिल्म को करने के बाद, या आप भी वैसे ही रहते हैं कि ऐसे किसी किरदार को पकड़े भी रहते हैं और साथ में छोड़े भी रहते हैं? जैसे कहते हैं ना कि माया को पकड़े भी रहो और साथ में छोड़े भी रहो, वैसा टाइप सीन है? अब वो भगवान कृष्ण नहीं कर सकते हैं। अब मैं तो जुड़ जाता हूँ, मैं तो आम आदमी से राह चलते हुए जुड़ जाता हूँ, है ना। बिकॉज भावनात्मक तल मुझे लगता है मेरे जीवन में थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। तो मैं आसानी से जुड़ जाता हूँ, तो बहुत जल्दी तकलीफ़ भी मुझे पहुँचती है। तो किरदारों के साथ इसकी वजह से मुझे आसानी हो जाती है ढल जाना, बिकॉज़ ये फिर वैसी काया है, वैसी मिट्टी है कि आप उसको किसी भी आकार में ढालना चाहें तो स्मूथली हो जाता है।
हर किरदार से सीखने को मिलता है। मतलब ये जब फिल्म कर रहा था तो कश्मीर में हम लोगों ने शूट किया, आई वाज जस्ट अबाउट टू, लखनऊ में शूट किया, मल्टीपल लोकेशंस, 3 कंट्री, 6 शहर, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आर्मी राष्ट्रगान हमने गाया है, बचपन से गाते आए हैं, और बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, देखी हैं। 26 जनवरी को जब सम्मान दिया जाता है तो वो सुना है ना। तो ये सुनना, जानना, देखना एक बात होती है, लेकिन जब आप उसका एहसास करते हैं तो वो जीवन भर आपके साथ रहता है। तो एज एन एक्टर जब आप किसी किरदार को करते हैं तो बहुत कुछ आप सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं और आप उसे महसूस भी करते हैं। बट उसके साथ साथ आप जो हैं वो रहता ही है, वो सेंटर में रहता ही है। कुछ वक्त के लिए वो किरदार को, आपके किरदार को एक दूसरा किरदार जो सिनेमा पे है उसे, उस किरदार को सामने रख के आप अपने पीछे से खुद को लेके चलते हैं। लेकिन कई बार कुछ एक किरदारों के साथ होता है कि लंबे समय तक वो आपके जहन में रहते हैं। रहा कोई ऐसा किरदार? हाँ, होता है। हाँ, जैसे अगली मैंने की थी। हाँ, तो अगली बिकॉज वो किरदार ऐसा था, जीवन में ऐसे मित्र भी मेरे नहीं थे, मेरे जीवन में ये अप्रोच नहीं थी, और वो इतना शातिर किरदार है कि वो किसी का नहीं है। वो अभी कुछ बोल तो उसकी आई बॉल्स चलती रहती थी मुझे। तो वो एक होता था, बाहर से मैं ऐसे ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं खुद ही जाके जब देखता मैं बोला ये नहीं वर्क कर रहा है, ये कुछ और है। तो धीरे धीरे ना जब थॉट्स वैसे आने शुरू हो गए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके बारे में कुछ भी सोच रहा हूँ, बात आपसे कर रहा हूँ, तो अपने आप वो हो रहा था। तो वो फिर टिका, और फिर ऑल ऑफ सडन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होने लग गई पर्सनल लाइफ में। मेरे आसपास के लोगों ने बोलना शुरू किया, भाई ये क्या है? तो मुझे लगा भाई अब मन्नू तुम चक्रव्यूह में घुस गए हो, निकलोगी कैसे? बिकॉज मेरी स्कूलिंग एनएसडी की नहीं है, एफटीआईए की नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो टीचर्स और ऐसे किसी संस्थान या स्कूल का मौका नहीं मिला रहने का। तो मैं अपने ही तरीके से चीज़ों को समझता, सीखता, करता हूँ। तो उसमें कई बार ऐसी उलझनें आती हैं कि पा जाता हूँ, मिल जाता है। ये मैंने महसूस किया कि अगर आप एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं तो कुदरत किसी तरीके से आपको कुछ दे देती है, लेकिन अब निकलें कैसे, तो वो कभी कभी किसी किसी किरदारों में। चलिए आखिरी सवाल, आपने अभी, आप जाट में हैं, आप सनी देओल के साथ, उनके साथ काम करना कैसा रहा? बहुत बढ़िया। उनकी तो फिल्में सनी देओल सर की मैंने ब्लैक में टिकट खरीद के देखी हैं। हाँ, तभी बुक माई शो और ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो वो एक छोटी सी खिड़की में, अब तो सोचता हूँ कैसे 3 हाथ घुस जाते होंगे मालूम नहीं, तो लेकिन मेरा भी हाथ कभी घुसा काम किया उनके साथ तो बहुत अच्छा रहा। उनकी जो इमेज है एक स्ट्रॉन्ग हीरो की, एक्शन हीरो की, और रियल लाइफ में एक बहुत ही कोमल स्वभाव भी है उनका, वो मैंने अनुभव किया। बिकॉज़ कई सारे शेड्यूल, बहुत सारे सीन्स हमारे साथ में हैं, तो बहुत सारी बातें हुई। एंड एक्शन फिल्में मैं भी कर रहा हूँ, जैसे छावा बड़ी एक्शन फिल्म है, हॉर्स राइडिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्शन के बारे में काफ़ी बातें हुई, उनकी फिल्मों के बारे में काफ़ी बातें हुई। उस समय इतनी सेफ्टी नहीं हुआ करती थी एक्शन में, वो बातें हुई। अब मैं उनके साथ जब एक्शन करता हूँ तो मैं इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो संभालते हैं कठिन से कठिन एक्शन आसानी से। मतलब मैं उनके साथ आंख बंद करके एक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि बहुतों के साथ ऐसा होता है आंखें खुली होती फिर भी चिपका देते हैं वो। उनके साथ ये है, आप आंख बंद करो, मुक्का नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, इतना ट्रेंड है। हाँ, वो इतना ध्यान रखते हैं इस बात का कि अगर उनका मुक्का आया और आप लाइन में आगे आ गए, पीछे आ गए, तो रुक जाएगा या बगल से निकाल देंगे।
तो मैं बोल रहा हूँ उनके साथ मैं आंख बंद करके एक्शन कर सकता, बिकॉज मुझे मालूम है मैं सेफ हूँ। चलिए खैर, सेफ हैं, और फिलहाल आप जाइए अपना अपनी डेट एक फिक्स कर लीजिए, मैच फिक्सिंग देख डालिएगा 10 जनवरी को, फिर बताइएगा सभी सोशल, मैं हर बार कहता हूँ इंटरव्यू में, सभी हैं सोशल मीडिया पे, उनको बताइएगा कैसी लगी फिल्म, उसकी जो अच्छाइयाँ वो भी बताइएगा और खामियाँ तो ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ लगे, कोई भी चीज़ कैसी भी, ताकि जब अगली फिल्म बनाएं तो ये भी अपना सिंहावलोकन खुद करेंगे, लेकिन जब अगली फिल्म बनाएं तो आप ये वो सारी चीज़ें सुधार सकें और अच्छा सिनेमा आपके सामने आ सके। अभी चलते हैं, बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।